हेलो। कल मैंने विश्व इतिहास का क्लास लिया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन और आपको बताया था कि सर्टेन रीजंस एंड कॉजेज आर बिहाइंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। आज हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति के क्या प्रभाव हुए, और इसको आप थोड़ा सा ब्रॉड आउटलुक से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि माना ऐसा जाता है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉज ए इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अमेरिकी क्रांति जो है वो वैश्विक राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है और its impact was spreading across the world। ये नहीं कि अमेरिकी क्रांति सिर्फ अमेरिका या फिर ब्रिटेन को प्रभावित की, बल्कि संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव माना जाता है ऑन दैट टाइम। मतलब उस समय काल में जब चारों तरफ ऑटोक्रेटिक मोनार्क, मतलब निरंकुश साम्राज्य, निरंकुश राजतंत्र था, उस समय इस क्रांति के कारण एक बिल्कुल इनोवेटिव घटना मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका वाज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट और कंट्री विच वाज एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये अलग बात है कि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 BC में वज्जी गणतंत्र को ऐसा पहला रिपब्लिक माना जाता है। लेकिन उस संदर्भ को, उस कॉन्टेक्स्ट को छोड़कर यदि वर्ल्ड हिस्ट्री के लेवल पे बात करेंगे आप, तो समझिए कि अमेरिका जो है पहला ऐसा देश या महाद्वेश है जहां पे प्रजातंत्र की स्थापना हो गई थी उस समय काल में, जब चारों तरफ एवरीवेयर ऑटोक्रेटिक मोनार्किकल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। उस समय निरंकुश राजतंत्र चारों तरफ स्थापित रूप ले चुका था, लेकिन अमेरिकी क्रांति ने एक अभिनववादी कदम के तौर पे प्रजातंत्र की स्थापना की, और प्रजातंत्र की स्थापना से संपूर्ण विश्व में कई प्रकार के परिवर्तन हुए, जिसे क्रमवार बताना आपको जरूरी हुआ। सबसे पहली बात, सबसे पहला बात, अमेरिकी क्रांति ने एक सर्वव्यापक प्रभाव डाला, न सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में इसके प्रभाव दूरगामी हुए। तो इन प्रभावों को अगर आप पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे तो आपके पास कंटेंट होगा और आपका जो आंसर होगा वो एक एक्सेलेंट आंसर के तौर पर आप उसको गिन सकते हैं। तो मैं इसको पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूं, क्या क्या हुआ उस पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आपसे और आपको बताऊंगा कि उस पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है आपको। लेकिन सबसे पहला आप जानिए कि अमेरिकी क्रांति के कारण पहला जो प्रभाव हुआ कि उसमें ब्रिटेन में जो सम्राट था, मोनार्क जो था, वो जॉर्ज थर्ड था और उसके ऑटोक्रेटिक रूल का अंत हुआ। अंत हुआ का मतलब उस समय जो शासन करता था जॉर्ज तृतीय, उसने क्या समझा था कि उसका एक पर्सनल लॉ था, व्यक्तिगत शासन था, और पार्लियामेंट और कैबिनेट को ही कंसीडर्ड एज ए इंस्टीट्यूशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ माई विश। यानी पार्लियामेंट यानी संसद और कैबिनेट को
जॉर्ज तृतीय अपनी इच्छाओं की पूर्ति की संस्था समझता था और कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस पार्लियामेंट या कैबिनेट का नहीं था। और जैसे ही इस अमेरिकी क्रांति के कारण अमेरिका में प्रजातंत्र की स्थापना हुई, उसके साथ ही ब्रिटेन में जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें चेंज आया और जॉर्ज तृतीय का जो ऑटोक्रेटिक रूल था वो कमजोर हुआ और उसके बदले ब्रिटेन में कैबिनेट सिस्टम और पार्टी रूल स्थापित हुआ, यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और दलीय व्यवस्था ब्रिटेन में कायम हुई। एक बहुत बड़ा मेजर चेंज था। नहीं तो अभी तक पार्लियामेंट और कैबिनेट को जॉर्ज तृतीय जो था यूज करता था, वो अपने इच्छाओं की पूर्ति की संस्थाएं मानता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही और जॉर्ज थर्ड की ऑटोक्रेटिक मेंटालिटी का अंत हो गया। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, जॉर्ज थर्ड की जो निरंकुश प्रशासनिक प्रणाली थी उसका अंत हो गया और ब्रिटेन में नई नई शासन की व्यवस्था आई, जिसको कहते हैं मंत्रिमंडलीय शासन या फिर पार्टी दलीय शासन। ठीक है, ये पहला मेजर परिवर्तन हो। अमेरिका यदि अपने स्वतंत्रता संग्राम में अपने क्रांति में सफल नहीं होता और ब्रिटेन की औपनिवेशिक पकड़ वहां बनी रहती, तो ये माना गया है कि जॉर्ज तृतीय की जो निरंकुशवादी और साम्राज्यवादी शासन ब्रिटेन पर थोपी गई थी, पकड़ थी जिसकी इंग्लैंड पर, वो हमेशा हमेशा के लिए स्थापित रूप ले लेती, स्टैब्लिश्ड फॉर्म में हो जाती और वह फिर ब्रिटेन में दलीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय शासन की व्यवस्था का विकास रुक जाता, हिंडर्ड हो जाता। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा चेंज क्या हुआ, सर्च ऑफ न्यू कॉलोनीज। जैसे ही अमेरिका के 13 उपनिवेश स्वतंत्र हो गए, ब्रिटेन का जो औपनिवेशिक प्रतिष्ठा था या व्यापारिक प्रतिष्ठा था वर्ल्ड लेवल पर, वो हैम्पर किया, क्योंकि हर कंट्री का कुछ प्रेस्टीज होता है और उसने औपनिवेशिक विस्तार किया था, उपनिवेशों की स्थापना की थी और उसकी अर्थव्यवस्था के, ब्रिटेन के इकोनॉमी का बेस था ये उपनिवेश कॉलोनीज। और इससे क्या हुआ कि वर्ल्ड लेवल पर इंग्लैंड की प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज पर आघात पहुंचा और ब्रिटेन में एक नया चिंतन, एक नया थॉट डेवलप किया कि हम अमेरिका के बदले अब नए क्षेत्रों की तरफ रुख करें और वहां पे जाकर नए कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करें। इस कारण ब्रिटेन ने अब नए क्षेत्रों की खोज की और वहां औपनिवेशिक विस्तार करने का प्रयास किया और इसी कारण अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन ने अभियान किया और वहां पे उपनिवेशों की स्थापना की। यह भी एक बहुत बड़ा परिणाम था अमेरिकी क्रांति की, क्योंकि 13 उपनिवेशों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया और वहां पर ब्रिटेन का ऑटोक्रेटिक इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण या इंटरफियरेंस, हस्तक्षेप समाप्त हो गया और अमेरिका स्वतंत्र हो गया। इसीलिए ब्रिटेन ने नए क्षेत्रों की खोज की औपनिवेशिक स्थापना के लिए और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्रों में नए उपनिवेशों की स्थापना हुई। तीसरा चेंज क्या हुआ, इस अमेरिकी क्रांति के कारण
अलग अलग जो प्रभाव थे वो कुछ देशों पर भी हुए, जैसे कि फ्रांस, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि खुद ब्रिटेन पे प्रभाव हुआ, ठीक है। तो उसी एक प्रभाव का एक हिस्सा है कि जो ट्रेडिशनल कॉलोनियल पॉलिसी थी ब्रिटेन की, जो परंपरागत औपनिवेशिक नीति थी ब्रिटेन की, उसके बारे में फिर से रीथिंकिंग शुरू हुआ। रीथिंकिंग का मतलब पुनर्विचार शुरू हुआ, और इंग्लैंड वाज fully educated after the revolution of America that colonies, the people of colonies were never sacrificed their interest on the behalf of Britain. ऐसा ब्रिटेन को सीख मिला कि उपनिवेश के लोग कभी भी अपने हितों का बलिदान ब्रिटेन के लिए नहीं देंगे, चाहे वो लाख अभियान करे, लाख कानून पास करे, लेकिन उपनिवेश के लोग एक सीमा के बाद, एक सम लिमिटेशन के बाद अपने हितों का बलिदान नहीं कर सकते। और ये रीथिंकिंग पूरे शासन में और सरकार स्तर पर ये रीथिंकिंग हुआ कि आखिर हम ऐसी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करें, कौन सी नीति अख्तियार करें, ताकि उपनिवेशों में हमारा शासन जो है लंबे समय तक बना रहे। इसलिए रीथिंकिंग के बाद, पुनर्विचार के बाद, रिव्यू के बाद ब्रिटेन के राजनेताओं ने ऐसा सोचा कि अब हमें औपनिवेशिक नीति में बदलाव लानी होगी और हमें सिंपैथेटिक एंड लिबरल पॉलिसी, वी शुड अडॉप्ट सिंपैथेटिक एंड लिबरल पॉलिसीज टुवर्ड्स कॉलोनीज, या फॉर द पीपुल्स, टुवर्ड्स पीपुल्स ऑफ कॉलोनीज। अब हमें एक सहानुभूतिपूर्ण और उदारता वाली नीति उपनिवेशों के प्रति अपनानी चाहिए, तभी हमारा शासन लंबे समय काल तक उपनिवेशों में बरकरार रखा जा सके। क्योंकि रिसेंट एग्जाम्पल उनको मिला था अमेरिकी उपनिवेशों के रिवॉल्यूशन के सफल होने के कारण, इसलिए ब्रिटेन ने अब उपनिवेशों के संबंध में अपनी परंपरागत नीति में बदलाव लाया और एक नई नीति को अडॉप्ट किया जो उपनिवेशों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और उदारता से भरी हुई नीति थी। लेकिन उतनी उदारता नहीं, क्योंकि अभी भी कंट्रोल ब्रिटेन का ही होता था उपनिवेशों पर, नए उपनिवेशों पर, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है जिसमें मैंने बताया आपको कि परंपरागत औपनिवेशिक नीतियों में परिवर्तन। चेंजेस ऑक्यूर्ड इन ट्रेडिशनल कॉलोनियल पॉलिसीज, ठीक है ना। परंपरागत औपनिवेशिक नीतियों में परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब सहानुभूतिपूर्ण और उदारतावादी नीति ब्रिटेन ने अख्तियार की। अगला मेजर ये क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? एक और कॉन्सिक्वेंसेज हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वह था वो यूरोपीय विचारधारा में परिवर्तन। संपूर्ण यूरोप में उसका प्रभाव पड़ा, यानी माना जाता है कि अमेरिकी क्रांति का प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। ये प्रभाव ये पड़ा कि यूरोप में बहुत सारे देश थे और सारे देशों में ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल रूल, यानी निरंकुश राजतांत्रिक व्यवस्था या शासन कायम थी। जैसे ही अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकी क्रांति को सफलता मिली और वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया, शासन की प्रजातांत्रिक व्यवस्था वहां स्थापित हुई, तो यूरोप के कई देशों में एक विचारधारा उत्पन्न हुई कि हमारा भी व्यवस्था, हमारा भी सिस्टम उसी की तरह डेमोक्रेटिक सेटअप वाली क्यों नहीं हो, और इसके तरफ लोगों का चिंतन शुरू हो गया, थॉट प्रोसेसिंग हो गया कि लोगों ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने देश में अंगीकार करने के लिए उत्सुकता दिखाई विचारधारा के स्तर पर। ऐसा नहीं कि कोई तुरंत पहल हो गया हो, लेकिन यूरोप में डेमोक्रेटिक सेटअप को एडॉप्ट करने के लिए एक, क्या कहते हैं उसको, एक इंट्यूशन, एक विचारधारा के स्तर पर एक उत्प्रेरणा
लोगों के बीच, लोगों के मानसिकता में उत्पन्न हुई और लोग राजतांत्रिक व्यवस्था के बदले प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार हो और जहां स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व भाव हो, ठीक है, इस तरह की व्यवस्था को लोग स्वीकार करना चाहते थे और ऐसा विचारधारा के स्तर पर सोचने लगे। क्योंकि उस समय ऑन दैट टाइम यूरोप वाज गवर्न्ड बाय द ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल रूल। उस समय यूरोप जो था वो निरंकुश राजतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा शासित था। अब लोगों के विचार प्रजातांत्रिक व्यवस्था को एडॉप्ट करने की तरफ आया। यह भी एक बहुत बड़ा चेंज। चौथा जो मेजर प्रभाव हुआ इस अमेरिकी क्रांति का, वो था फ्रांस पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑन फ्रांस। यानी फ्रांस पर प्रभाव क्या हुआ? फ्रांस ने इस क्रांति में अपने सैनिकों को क्रांतिकारियों के तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। यानी फ्रांसीसी सेना अमेरिकी क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटेन के विरोध में लड़ी थी और पूरे संघर्ष काल के दौरान, क्रांति के अंतर्गत जो राष्ट्रीय संघर्ष हो रहा था अमेरिका में, उस दौरान फ्रेंच सैनिकों ने नजदीक से उन विचारधाराओं को देखा जैसे राष्ट्रीयता, जनतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, नेशनलिटी, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है, फिर फ्रीडम, फिर इक्वालिटी। इन सब विचारधाराओं से फ्रांस के सैनिक काफी आकर्षित हुए और ऑन दैट टाइम फ्रांस वाज रूल्ड बाय ए ऑटोक्रेटिक मोनार्क, दैट्स ऑटोक्रेटिक मोनार्क लुई 16। उस समय फ्रांस एक निरंकुश राजा के द्वारा शासित था जिसका नाम था लुई 16वां और ही वॉज फ्रॉम बुर्बो डायनेस्टी, ठीक है। वह जो था लुई 16वां, वो बुर्बो राजवंश का था और पूरे फ्रांस में उस समय मैल प्रैक्टिसेस, करप्शन भरा हुआ था और राजा का ही कहना कानून था, पार्लियामेंट थी, पार्लियामा थी, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं था। इस खराब दयनीय अवस्था को फ्रेंच वासी बदलना चाह रहे थे और क्रांति के तौर पे उस स्थिति को लाना चाह रहे थे जैसे अमेरिका में उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे अमेरिकी स्वतंत्रता, समानता वाली व्यवस्था यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को एस्टैब्लिश किया। यह फ्रांस के सैनिक देखकर अपने देश गए और ऐसा माना जाता है कि द रिजल्ट ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज द कैटलिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी क्रांति एक उत्प्रेरक का कार्य की फ्रांस की क्रांति की। इसलिए फ्रांस का जो क्रांति है अमेरिकी क्रांति से काफी प्रभावित है, क्योंकि दयनीय दशा को बदलने के विचारधारा, बुर्बो राजवंश के शासक लुई 16वें को हटाने की विचारधारा फ्रेंच सैनिकों में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण आई थी और सिर्फ वक्त का इंतजार था और वह जब वक्त आया तो फ्रांस के लोगों ने वैसी स्थिति दिखा दी जैसे कि अमेरिका में हुआ था और फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई और वो क्रांति सफल हुई। अगला विचारधारा ये है, अगला विचारधारा नहीं बल्कि अगला प्रभाव ये है अमेरिकी क्रांति का कि खुद अमेरिका में भी इसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। अमेरिका में बहुत सारे परिणाम हुए। ये तो अलग बात है कि अमेरिका आजाद हो गया, अमेरिका ने अमेरिकन कॉलोनी जो थे आजाद हो गए, लेकिन अमेरिका के सोसाइटी में भी, समाज स्तर पर भी बहुत सारे बदलाव हुए और आर्थिक स्तर पर भी बदलाव हुए। उन प्रभावों को भी हमको समझना होगा। तो अगला पॉइंट लिखते हैं हम, अमेरिका पर प्रभाव को अगर आप समझेंगे तो इसको सामाजिक दृष्टि से देखना पहले जरूरी है। अमेरिका का राजनीतिक दृष्टि से तो आपको पता भी है और मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूं। राजनीतिक स्तर पर 13 उपनिवेश जो थे स्वतंत्र हो गए ब्रिटिश चंगुल से, ब्रिटिश परतंत्रता से, और 13 मिलकर एक संघ बनाए, द 13 कॉलोनीज were
यूनाइटेड एंड मेड एक फेडरेशन। 13 उपनिवेश जो थे एक हो गए और उन्होंने एक संघ बनाया। और इस संघ ने क्या किया कि एक और उपाय किया कि मताधिकार जो फ्रेंचाइज होता है उसको भी उन्होंने दिया। लेकिन इनिशियली देयर वाज लिमिटेड फ्रेंचाइजी, प्रारंभ में मताधिकार सीमित था, लेकिन फिर तुरंत बाद ही मताधिकार संबंधी जो रिस्ट्रिक्शंस थे, प्रतिबंध थे, जैसे संपत्ति संबंधी योग्यता, ठीक है, इन सब चीजों को हटाया गया और फिर पूरे अमेरिकी कॉलोनी के हर व्यक्ति को मत का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी सही मायने में कुछ ही समय के बाद अमेरिका में प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाली व्यवस्था स्थापित हो गई। ठीक है, तो अमेरिका 13 उपनिवेशों ने एक संघ बनाया और मताधिकार दिया। और शुरू में मताधिकार सीमित था, लेकिन तुरंत जल्दी ही संपत्ति और योग्यता संबंधी जो भी थी रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध थे, उसको समाप्त करके हर व्यक्ति को मत का अधिकार दिया गया। यह राजनीतिक परिवर्तन अमेरिका में हुआ। दूसरा सामाजिक परिवर्तन जो काफी व्यापक था, दूसरा सामाजिक परिवर्तन यह हुआ कि अमेरिकी क्रांति में महिलाओं ने भी पुरुषों के समान हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और इस पार्टिसिपेशन का अवार्ड का मिला क्रांति के बाद कि क्रांति से पहले जेंट्स की अपेक्षा लेडीज को, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को प्रॉपर्टी के राइट में कम हिस्सा होता था या उतना वैल्यूएबल हिस्सा नहीं था। लेकिन अमेरिकी क्रांति की सफलता के बाद अमेरिका में उत्तराधिकार नियमों में, संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार नियमों में परिवर्तन लाया गया। मतलब देयर वाज चेंज इन सक्सेशन लॉ और पुरुषों के समान महिलाओं को भी संपत्ति का समान उत्तराधिकारी बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज था, महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया था। दूसरा परिवर्तन हुआ समाज में कि करीब 80-90 सालों से अमेरिकी समाज में there was a inhuman practice prevailing in American society from 80-90 years, ठीक है, और that is called ह्यूमन स्लेवरी, इसको दास प्रथा भी कहते हैं, ठीक है ना। इस स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया 1861 में। 1861 में हमेशा के लिए दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और यह दास प्रथा उसके बाद अमेरिका से हमेशा के लिए समाप्त हो गया और हर व्यक्ति को, ईच एंड एवरी पर्सन हैव इक्वल राइट्स, ठीक है ना। अब हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो। तीसरा अमेरिका में क्या फायदा हुआ, इकोनॉमिकली आप भी देख सकते हैं उसको। युद्ध काल में इकोनॉमिकली बाद में आते हैं, पहले अभी सोसाइटी में देखिए कि और क्या मेजर चेंज आया, इकोनॉमिकली भी डिस्कस करना है। सामाजिक स्तर पर एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया जिसका इफेक्ट पॉलिटिकल भी था, उसका राजनीतिक प्रभाव भी था। सबसे बड़ा मेजर चेंज आया कि अमेरिका वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ए सेकुलर स्टेट। अमेरिका जो था वो एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में स्थापित हो गया, क्योंकि टॉमस पेन्स, जेफरसन जो जैसे स्कॉलर जो थे, उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास, काफी इनिशिएटिव लाया। तो टॉमस पेन्स पास्ड ए एक्ट इन पार्लियामेंट एंड prevented the government to interfere in the religious matter of any citizens of America। टॉमस पेन्स ने एक अधिनियम पारित कराया संसद में और सरकार को रोक दिया किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। और यहां पे धर्म को इंडिविजुअल मैटर, व्यक्तिगत मामला माना गया और अमेरिका को एक सेकुलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। जेफरसन ने भी एक एक्ट लाया
पार्लियामेंट में, जिसको कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस एक्ट, धार्मिक सहिष्णुता नीति, ये जो पॉलिसी थी वो बाद में मॉडर्न लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक आइडल बना। आगे के आधुनिक कानून और व्यवस्था के मामले में ये एक आदर्श बना और बाकी बाद के दूसरे देशों के शासन में भी इसको स्वीकार किया गया। यानी धर्म, किसी भी धर्म को तवज्जो नहीं देकर हर धर्म के प्रति समभाव, सहिष्णु नीति को अपनाना सरकार का मुख्य ध्येय हो गया। भारत में भी इसको अपनाया गया। इंडिया इज ऑल्सो ए सेक्युलर स्टेट। दूसरी बात कि अब व्यक्ति को चाहे जिस प्रकार का वो वर्शिप करे, पूजा पाठ करे, जैसा क्या कहते हैं उसको, ऑर्थोडॉक्स कर्मकांड करे, अब सरकार या कोई व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और हर व्यक्ति को इंडिविजुअल आजादी हो गई कि वो जिस ईश्वर की आराधना करे, जैसी आस्था रखे, जैसा बिलीव रखे, फेथ रखे। अब सरकार या प्रशासन, सरकार या राज्य दोनों ही धर्म से पृथक कर दिए। रिलीजन वाज सेपरेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज स्टेट। अब सरकार और राज्य दोनों से धर्म को पृथक कर दिया गया एंड रिलीजन वाज कंसीडर्ड एज ए इंडिविजुअल मैटर। ठीक है ना। अब धर्म को एक व्यक्तिगत मामला स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा चेंज था उस समय के समय में, जब चर्च हावी था यूरोपियन कंट्रीज पे और अमेरिका ने अंग्रेजी चर्च व्यवस्था के प्रोमिनेंसी को, प्रमुखता को समाप्त कर दिया और हर व्यक्ति को अब ये राइट हो गया कि वो जैसा रिलीजन अपनाना चाहता है, जैसी आस्था रखना चाहता है, जैसा बिलीव रखना चाहता है, वो रख सकता है। अमेरिका पर इकोनॉमिकली भी प्रभाव पड़ा इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। वो क्या पड़ा? युद्ध काल में, यानी कि क्रांति के काल में अमेरिका में बाहर की वस्तुओं का आगमन, मतलब आयात कम हुआ, जिसके कारण अमेरिकी उद्योग धंधों ने कई ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना शुरू किया, नए उत्पादों का उत्पादन करना शुरू किया। इससे ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ कि अमेरिका जो था बाहर के देशों के सामान पर निर्भर कम हो गया। युद्ध काल के दौरान सामान की जरूरत होती ही है और उसकी आपूर्ति के लिए अमेरिका के जो उद्योग धंधे थे उन्होंने कई ऐसे सामानों का उत्पादन शुरू किया, जिससे डिपेंडेंसी जो थी अमेरिका की फॉरेन कंट्रीज के प्रति वो कम हो गई। और जैसे ही अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद उद्योग धंधे और तीव्रता से रैपिडली ग्रो करने लगे और जल्दी अमेरिका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत आगे हो गया। ये एक बहुत बड़ा प्रभाव था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही मजबूरी में ही विवश होकर वहां के जो भी उद्योगपति थे उन्होंने उत्पादन करना शुरू किया अपने देश की निजी जरूरतों के लिए। लेकिन ये क्रांति की सफलता के बाद कंटिन्यू कर गया और ये जो कंटिन्यू हुआ तो और रैपिडली इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा और इंडस्ट्रियल रूप से अमेरिका क्रांति के बाद सॉलिडरिटी की स्थिति में पहुंच गया, सुदृढ़ता की स्थिति में पहुंच गया और इंडस्ट्री वहां पे ग्रो करने लगी। ये भी इस स्वतंत्रता संग्राम का एक फायदा हुआ। दूसरी बात, एक नया पॉइंट जो आपको बता रहे हैं हम, इस क्रांति का एक और प्रभाव जो कि ब्रिटेन से ही सटे जगह पे हुआ, वह था आयरलैंड पर प्रभाव। जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय ही और उसके पहले से जॉन ग्रेटन के नेतृत्व में आयरलैंड में लोग राजनीतिक, संवैधानिक और धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन कर रहे थे और ब्रिटेन जो था उसको सप्रेस किया है, दबाए हुए था। जैसे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सफलता आयरलैंड पहुंची और लोगों को लगा कि डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट वहां एस्टैब्लिश कर गया,
तो फिर से ये आंदोलन तेज होने लगा और आयरलैंड की स्थिति ऐसी थी, तो कहने को वहां पे संसद इंडिपेंडेंट था, पार्लियामेंट वहां थी, लेकिन अनफेयर इंटरफेरेंस टाइम टू टाइम ब्रिटेन के पार्लियामेंट का या ब्रिटेन का उस पार्लियामेंट में होते रहता था। और रियलिटी ये था कि पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली और रिलीजियसली आयरलैंड एक तरह से स्वतंत्र नहीं था और इन्हीं सुधारों के लिए जॉन ग्रेटन के अधीन आयरलैंड वासी आंदोलनरत थे और अमेरिकी उपनिवेशों में अपनी हार के कारण जब ब्रिटेन ने देखा आयरलैंड में भी वही पोजीशन राइज कर रहा है, तो ये मजबूर हुए और 1782 में विग दल की सरकार को, विग पार्टी गवर्नमेंट को, आयरलैंड की संसद को ये राइट देना पड़ा कि आप अपना कानून स्वयं बना सकते हैं। विग पार्टी गिवन द राइट टू द पार्लियामेंट ऑफ आयरलैंड टू मेक ए लॉ फॉर योरसेल्फ, अपने लिए आप लॉ बना सकते हैं। लेकिन घटनाक्रम कुछ बदलते गया। आगे चलकर 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट पारित किया जिसको कहते हैं यूनियन एक्ट। आफ्टर पास्ट यूनियन एक्ट, द पार्लियामेंट ऑफ आयरलैंड वाज मर्ज्ड इनटू ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1800 ईस्वी का जो यूनियन एक्ट ब्रिटेन ने पारित किया, इसके द्वारा आयरलैंड की संसद को ब्रिटेन की संसद में विलयित कर लिया गया। लेकिन ये प्रभाव भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयरलैंड में उस समय बहुत तेज आंदोलन अमेरिकी क्रांति की उत्प्रेरणा के फलस्वरूप उभरा हुआ था। उस समय मैंने अमेरिका जो बताया था उसमें एक और चेंज आप बता सकते हैं। चेंज मतलब कि नहीं, सबसे अधिक अमेरिका में जो डिक्रीज हुआ था, मतलब हैम्पर हुआ था क्रांति के द्वारा, वो था एजुकेशन सेक्टर। क्रांति में इतनी उथल पुथल, क्योस थी, अराजकता थी, एनार्की थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के विकास का मौका नहीं मिला और पढ़ाई लिखाई आम अमेरिकियों की खत्म हो चुकी थी। लेकिन आफ्टर द सक्सेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन, they thought that education is the basic for our progress and prosperity। अमेरिकी क्रांति की सफलता के बाद उन्होंने, अमेरिकी वासियों ने ऐसा सोचा कि शिक्षा जो है आधार है हमारा समृद्धि का और विकास का। इसलिए फिर से शिक्षा के सुधार के लिए, विकास के लिए एक नया प्रयास शुरू हो गया और इसमें इनिशिएटिव लिया जेफरसन ने। जेफरसन के बताए मॉडल के हिसाब से अमेरिका में विद्यालयों की स्थापना हुई, स्कूलों की स्थापना हुई और फिर शिक्षा का विकास पुनः पूरी तीव्रता के साथ अमेरिका में हो गया और थोड़ी दिन बाद अमेरिका एजुकेटेड हो गया। और इसी समय काल में एक और चेंज आया, वो भी एजुकेशन सेक्टर से ही संबंधित है। इस समय कुछ समाचार पत्र छपने लगे और कुछ ही समय में बहुत अधिक समाचार पत्र, न्यूज़पेपर वेयर पब्लिश्ड इन अमेरिका। और इससे क्या हुआ कि जो अमेरिकी वासी थे उनमें बौद्धिकता यानी इंटेलेक्चुअलिटी और नॉलेज का समावेश हुआ और काफी तीव्रता के साथ पेपरों में पेपर प्रकाशन, अखबारों का प्रकाशन शुरू हो गया। इन सभी कारणों से अमेरिकी क्रांति का प्रभाव सर्वव्यापक माना जाता है क्योंकि ये, इस क्रांति ने न सिर्फ ब्रिटेन या यूरोप को प्रभावित किया या अमेरिका को प्रभावित किया, ऐसा माना जाता है कि इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर प्रभाव था और इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री या फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये विश्व के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है अमेरिकी क्रांति, क्योंकि इसी ने अन्य क्रांतियों के लिए कैटलिस्ट या उत्प्रेरणा का कार्य भी किया।
इसके अलावा इस क्रांति ने कुछ ऐसे सिद्धांत वैश्विक राजनीति में स्थापित किए जो एक माना जाता है ऐसा कि जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 18वीं शताब्दी, ये 14वीं 15वीं शताब्दी से, जिसको हमने आपको क्लास में डिस्कस किया था, जैसे कि पुनर्जागरण, प्रबोधन, जो मैंने विचार बताया था कि कैसे यूरोप जो था वो मध्य युग से आधुनिक युग में आया। तो ऐसा माना जाता है, इनडायरेक्टली आप उसका संबंध स्थापित कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर उसका संबंध बना सकते हैं कि जैसे जो उदारवादी विचारधारा प्रबोधन काल के दौरान, उसके पहले भी आपको देखेंगे तो अमेरिकी क्रांति ने कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांतों को यूरोप के स्तर पर या विश्व के स्तर पर स्थापित किया जो बहुत ही मायने रखता है वैश्विक वैचारिक विकास का। वर्ल्ड लेवल पे जो आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे अमेरिकी क्रांति ने ही सबसे पहले प्रजातांत्रिक व्यवस्था को व्यवहारिक तौर पर स्थापित किया और हर व्यक्ति को इक्वालिटी दिया गया, समानता दिया गया, और हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार दिया गया, हर व्यक्ति मताधिकार दे सकता था। फिर क्रांति के दौरान कई स्ट्रक्चरल कार्य भी किए गए, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि कैसे छोटे छोटे उद्योग धंधों ने क्रांति के समय में सामानों की आपूर्ति के लिए अपने आप को बरकरार रखा, अपने उत्पादन को चालू रखा, और फिर बाद में उसी से डेवलपमेंट हुआ। तो अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, जैसे पॉइंट्स में मैंने बताया, उस प्रभाव के अलावा भी अगर आप चाहें लिखना तो ये आप बात लिख सकते हैं कि अमेरिकी क्रांति के प्रभाव जो थे वो सर्वव्यापक थे, और इसका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं था कि अमेरिका में अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया और अमेरिकी उपनिवेश अपने शासन को स्थापित कर ली, ऐसा नहीं है। बल्कि लिखना क्या है, अमेरिकी क्रांति का जो प्रभाव था सर्वव्यापक था, ठीक है, और इसका प्रभाव न केवल राजनीतिक क्षेत्र में हुआ बल्कि सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अमेरिकी क्रांति ने प्रभाव डाला। और इसके साथ साथ अमेरिकी क्रांति ने आगे की वैश्विक घटनाओं के लिए एक उत्प्रेरणा का कार्य किया, एक कैटलिस्ट का कार्य किया, और इसी कारण से अमेरिकी क्रांति को इतना महत्व या वैल्यू दिया जाता है। थैंक यू। हो गया जी, हो गया। अब दूसरा वीडियो 1 घंटे बाद ही बना लेना है ना, है ना। 12:42 हो रहा है, बनाएंगे हम 1 बजे तक आ जाएं। रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, 2 ही बजे तक हम लोग के पास समय है।